Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, what we are going to start today? आज हम क्या करेंगे? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर दैट इज किंगडम प्लांटी। हम कर चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम कर चुके हैं लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा मोनिरा किंगडम को हमने अच्छे से पढ़ लिया, हमने प्रोटिस्टा को पढ़ लिया, हमने फंजाई को देख लिया। और जैसा कि हमने ये डिस्कस किया था कि किंगडम प्लांटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक अलग चैप्टर में, दैट इज किंगडम प्लांटी के अंदर। तो पहले हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की थी किंगडम प्लांटी की, और आज हम शुरू कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11 किंगडम प्लांटी। ठीक है, अब देखो जैसे ही किंगडम प्लांटी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे बहुत सारे प्लांट्स की पिक्चर आती है। जनरली तो हमारे सामने जो हमारे आसपास है बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, और हमें ये लगता है कि यही प्लांट्स हैं, बट नहीं। जब हम बात करते हैं प्लांट्स की तो बहुत सारी कैटेगरी जो है, बहुत सारी वैरायटी जो है प्लांट्स की, दे एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, जो कि पूरी अर्थ की एक तरह से ऐसा कह लो कि ब्यूटी को तो इनहेंस करती ही करती हैं, प्लस दे हैव अ मेजर रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए हमें पता है कि इनका बहुत अच्छा रोल है अर्थ की ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, चाहे डायरेक्टली बोलो चाहे इनडायरेक्टली बोलो, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो इंपॉर्टेंस है ना हमारी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा है। और अक्सर बच्चों को ये लगता है कि मैम ये जो चैप्टर के अंदर जो टर्म्स आती है ना ये हमें याद नहीं होती, बायो की जो टर्म्स होती है। तो यहाँ मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, बायो की टर्म्स को याद रखने के लिए क्या करना है आपको, देखो टर्म्स को लर्न तो करना पड़ेगा, बट जब आप 2-3 बार टर्म्स को लिख के याद कर लेते हैं तो वो टर्म्स आपको धीरे धीरे आपके माइंड के अंदर बैठनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मतलब रिवाइज करना पड़ता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप बोले कि बिना रिवीजन किए याद हो जाए। हम कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे हमारी क्लास में। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, अगर आप 11th क्लास में बायो के स्टूडेंट हैं तो आई एम श्योर पहला आपका एम होगा टू क्लियर नीट। ठीक है, और नीट के लिए 11th क्लास बहुत अच्छा आपका मतलब बेस बनता है। 11th क्लास को पढ़ना आपकी बहुत मतलब अटमोस्ट ड्यूटी बन जाती है, बट इसके लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अपने टीचर पे फेथ, दूसरा एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक चीज़ और बोलूँगी, जैसे ही आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुन रहे हैं क्लास को, यहाँ कोई भी प्रवचन नहीं चल रहे हैं, यहाँ चल रही है क्लास, वो भी किसकी, बायो की। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, एनसीईआरटी की बुक साथ में लेकर बैठेंगे, ताकि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जितना कुछ मैं लिखूंगी उतना कुछ आपको भी लिखना है। क्यों? क्योंकि ये आपके एक तरह से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और हमेशा ध्यान रखना आपके खुद के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना वही आपको हेल्पफुल रहते हैं, ना कि किसी और के। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ कुछ मतलब जरूरी होती है ना बातें करनी, कि आप नए 11th क्लास में एंटर हुए हैं तो आपको किस तरह से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो हम शुरू कर रहे हैं किंगडम प्लांटी के बारे में। ठीक है, ओके, अब देखो किंगडम प्लांटी की बात करें, एक बार इस पे बाद में आएंगे, पहले हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी। इतनी सारी वास्ट वैरायटी के जो प्लांट्स हैं हमारे आसपास, उनको पढ़ना, उनको समझना, सब कुछ याद रखना, उनके नेम क्या, मुझे बताओ, बिना क्लासिफिकेशन किए क्या आप पढ़ सकते हो? आपके स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, अगर उन सारे बच्चों को एक ही कैटेगरी में रख दिया जाए तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। तो मतलब कहने का ये, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में कि अगर आपको बहुत वैरायटी पे, बहुत वास्ट वैरायटी पे अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझना है तो हमें उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम बात करेंगे किस तरह से क्लासिफिकेशन सिस्टम इमर्ज होते गए। ठीक है, मतलब सब साइंटिस्ट ने अपने अपने जो व्यूज थे, ओपिनियन थे, आइडियाज थे वो दिए कि ऐसे से क्लासिफाई करो। फिर जब हमें कमियां लगी तो हम उन कमियों को दूर करते करते धीरे धीरे एडवांस करते गए हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसी तरह से अभी हम पहले बात करेंगे, जैसे कि एनसीईआरटी वैसे ही स्टार्ट कर रही है, हम बात करेंगे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में, प्लांट को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, देखो बहुत सारी वैरायटी के क्या है हमारे पास, प्लांट्स हैं, बहुत सारी वैरायटी के हमारे पास क्या है, किंगडम प्लांटी, किंगडम
प्लांटी हम शुरू कर रहे हैं, किंगडम प्लांटी। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पूरी किंगडम प्लांटी में ना हम एक ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि प्लांट्स आर ग्रीन, ऑटोट्रॉफिक, कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है इनके अंदर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से देखना, कौन कौन से 2 साइंटिस्ट थे, इनके नाम आपको अच्छे से पता है, एरिस्टोटल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल सब ऑर्गेनिजम्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया उन्होंने, 2 कैटेगरीज में। क्या बेसिस था इनका, इनकी कैटेगरी का जो बेसिस था, कहते हैं कि कुछ बस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ले लो। क्या ले लो? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? जो सिर्फ बाहर से दिखने में ऑर्गेनिज्म कैसे हैं उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। व्हाट वाज देयर क्राइटेरिया? ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो हमें पता है कि इन्होंने डिवाइड किया था कितने पार्ट्स में। इन्होंने बोला देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से? एक होते हैं प्लांट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं एनिमल्स। मतलब बाहर से देख लिया उन्होंने कि ये चल सकते हैं, ये चल नहीं सकते, तो इसके बेसिस पे क्या करो, जो नहीं चल सकते उनको प्लांट्स बोल दो और जो चल सकते हैं उनको एनिमल्स बोल दो। ठीक है भाई, अब उन्होंने बोला जैसे कर लेते हैं। फिर प्लांट्स के अंदर बात आई तो उन्होंने बोला कि कुछ छोटी हाइट के प्लांट होते हैं, हमने बोला यस होते हैं, एग्री। श्रब्स होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला ट्रीज होते हैं, हमने मान लिया ट्रीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में कुछ ऐसा था ही नहीं कि जिसकी वजह से कोई एडवांसमेंट नहीं थी। बस एक जैसे हम लोग नहीं क्लासिफाई कर देते हैं, हमारे आसपास चीजें होती है, हमें पता होता है कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। तो इस तरह से उन्होंने भी कुछ कैरेक्टर्स लिए, वेरी फ्यू कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने क्या किया, जस्ट एक जनरल सी कैटेगरी दे दी कि प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स को किस में डिवाइड किया उन्होंने? एनिमल्स को डिवाइड किया कि जिनके पास रेड ब्लड है उनको इनाइमा बोल दो, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है उनको एनाइमा बोल दो। ठीक है, इसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपने सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, दैट इज कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, बायो के स्टूडेंट्स हो गए, लीनियस का नाम ना सुनाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लीनियस अब इन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसको बोलते हैं हम क्या, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों बोला? क्योंकि इन्होंने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था किस बेसिस पर? इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था सिर्फ स्टेमेन, नंबर ऑफ स्टेमेन के बेसिस पे, ठीक है, एंड्रोशियम के बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोशियम, ठीक है, स्टेमेन एंड्रोशियम, मेल, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसके बेसिस पे उन्होंने क्या बोला, अगर एक एंड्रोशियम है तो मोनोएंड्रिया, ठीक है, 2 है तो डाईएंड्रिया, 3 है तो ट्राईएंड्रिया, या कर दो पॉलीएंड्रिया, हम सीधा बोल देते हैं पॉलीएंड्रिया। ठीक है, ओके। अब मुझे बात बताओ, क्या ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जस्ट बस बाहर से देख लो भाई, बाहर की जो चीजें हैं वो देख लो और उसके बेसिस पे उनको डिवाइड कर दो। तो ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके अंदर सिर्फ फ्यू कैरेक्टर्स को लेके क्लासिफिकेशन हो जाए उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके। किस पे बेसिस था ये? इट वाज बेस्ड ऑन वेरी फ्यू कैरेक्टर्स, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो इसको मैं बात कर ले, हम किस पे बेसिस था ये? वेरी फ्यू कैरेक्टर्स, इट वॉज बेस्ड वेरी फ्यू कैरेक्टर्स। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसा होगा? इट इज बेस्ड ऑन वेरी फ्यू कैरेक्टर। तो अब मुझे बात बताओ, जो एरिस्टोटल जी ने क्लासिफिकेशन किया, जो कैरोलस लीनियस ने जिन्हें क्लासिफिकेशन किया, क्या वो सही था? सही से मतलब पहले तो ये बताओ आर्टिफिशियल था कि कौन सा सिस्टम था? वो बहुत ही फ्यू कैरेक्टर्स लिए। अब आपके सामने देख लो कितने कम कैरेक्टर्स है। तो ऐसे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो एरिस्टोटल और लीनियस ने दिया। ठीक है, ओके। चलो, एक कोशिश की थी
कि हम किस तरह से ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई कर सकते हैं, तो इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन तो हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, कमियां रह गई होंगी, कमियां रह ही गई, रह क्या गई, बहुत सारी कमियां थी। तो देखो एक बार चलो डीमेरिट्स पे बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के डीमेरिट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, अगर आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो मतलब थोड़े से कैरेक्टर ले रहे हो तो आपको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है, तो इसका मतलब यू आर गेटिंग वेरी लेस इंफॉर्मेशन, वेरी लेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, और क्या हुआ, और क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, क्लोजली रिलेटेड organisms were placed together, ठीक है। बहुत ही जो मतलब सिंपल ये देखा कि ऐसा करो भाई, जो सेम से दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक साथ मतलब रख दो, ठीक है। तो ये कोई सिस्टम था ना, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था प्रॉपरली। गलतियां देखो कहाँ, फॉर एग्जांपल लेके बताऊं मैं आपको, जैसे कि मान लो हम बात कर रहे हैं, एक स्काई की बात कर लूं मैं, स्काई के अंदर उड़ने वाले जानवर हैं, कौन से, बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स के अंदर देखो बैट्स भी हो सकते हैं, बैट्स भी तो उड़ते हैं ना, ठीक है। ये मान लो एक हैबिटेट लिया हमने। दूसरा हैबिटेट मान लो मैंने लिया वाटर, ठीक है। दूसरा हैबिटेट मैंने क्या लिया, वाटर। वाटर के अंदर क्या रहती है, फिश रहती है। वाटर के अंदर व्हेल भी रहती है, ठीक है। उड़ते बर्ड्स भी हैं, सारे उड़ने वाले जानवर क्या है, चिड़िया। हम एक कॉमन वर्ड जो पहले बोलते हैं लोग, दैट इज चिड़िया। दैट इज स्काई के अंदर बर्ड्स भी उड़ रहे हैं, बैट्स भी उड़ रहे हैं, राइट। ऐसी वाटर की एग्जांपल लो, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है सबको बोल दिया फिश, मतलब फिश जैसे तैर रही है। वाटर के अंदर व्हेल भी रहती है। अब आप बताओ मुझे, बैट और व्हेल, आज हमें पता है कि दोनों क्या है, मैमल है। तो भाई ये क्या बात हुई, तुमने मैमल्स को भी एक साथ रख दिया, पानी के अंदर फिश के साथ तुम कंपेयर कर रहे हो, और बैट को तुम मैमल है इसको बर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि तुमने सिर्फ कुछ कैरेक्टर देखे और उस कैरेक्टर के बेसिस पे तुमने क्लासीफाई करके मैमल्स को इनके साथ रख दिया किसी और कैटेगरी के लोगों के साथ, ठीक है। जैसे कि मतलब अब ये क्लासिफिकेशन है किसके ऊपर, हैबिटेट के ऊपर, ठीक है। ओके, और क्या पॉइंट थे, देखो एक पॉइंट तो ये था, दूसरा ये था क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट देखो, थर्ड इन्होंने क्या किया कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड फ्लोरल कैरेक्टर या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, ठीक है, इनको भी एक साथ रख दिया, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी एक साथ रख दिया, ठीक है। अब हमें पता है, अब हमें क्या पता है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, चेंजेबल इन नेचर, जबकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स तो बेचारे ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि वेजिटेटिव कैरेक्टर की, कैक्टस का एग्जांपल लो, ठीक है। मैं किसका एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल किसका, कैक्टस का। कैक्टस को कहाँ रहना है, कैक्टस को रहना है डेजर्ट्स के अंदर, ठीक है। तो इसके जो लीफ थे वो अपने आप को चेंज कर लिए, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स ले ली, राइट। ऐसे ही मान लो हम ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस को जैसे कि मान लो एक टैनिंग की प्रॉब्लम होती है, अगर हम थोड़ी देर धूप में खड़े हो जाएं तो टैनिंग हो जाती है, जो थोड़ी टाइम बाद ठीक भी हो जाती है, राइट। तो मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर चेंजेबल इन नेचर। तो भाई अगर ये चेंजेबल नेचर हैं तो इनको इनके साथ क्यों रख रहे हैं हम, इनको इनके साथ क्यों रख रहे हैं, किसके साथ, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के साथ, राइट। तो ये भी नहीं चलेगा कि आपने वेजिटेटिव कैरेक्टर और जो रिप्रोडक्टिव या फ्लोरल कैरेक्टर्स है उनको भी एक साथ रख दिया। तो ऐसी ना कुछ डीमेरिट्स थी, क्या थी, डीमेरिट्स थी। और लिनियस जी ने तो मतलब लिनियस जी ने किया, ये सिर्फ सेक्सुअल स्टेटमेंट्स को कंसिडर कर लिया और क्लासीफाई कर लिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया, इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि इन्होंने कोई बहुत काम बेकार कर दिया, नहीं, काम अच्छा किया इन्होंने, क्लासीफाई किया इन्होंने, बट वो जो क्लासिफिकेशन थी वो हमारे शायद मतलब उसमें बहुत सारे सुधार करने की जरूरत थी, ठीक है। चलो आगे आओ। अब देखो दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हमने क्या किया,
पहले कैरेक्टर के अंदर क्या था कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया। अब हम बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। अब इसके अंदर देखो क्या हुआ, वहां हमने कौन से कैरेक्टर कंसिडर किए थे? मॉर्फोलॉजिकल। हमने कौन से कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे? मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, ओके, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर कि एक काम करते हैं, हम इसके अंदर एनाटॉमी भी कंसिडर कर लेते हैं, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स भी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, देन फिजियोलॉजिकली फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं कि एज इनको भी यूज करो, फाइटोकेमिस्ट्री, या इसके अंदर वेट फॉर अ मिनट, ठीक है, चलो। तो हमने इसमें क्या कंसिडर किया? देखो, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन हमने इंक्लूड किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमने इंक्लूड किया, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, साथ ही साथ हमने इंक्लूड कर ली इसके अंदर कुछ प्लांट की, मतलब कहते हैं कि फाइटोकेमिस्ट्री को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सब बातें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर। ठीक है, तो बेंथम एंड हुकर ने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसके अकॉर्डिंग नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इसके साथ साथ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री जो बायोलॉजी की ब्रांच है, इन सब कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करो। ठीक है, उस टाइम पे अच्छा, अब इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स और बढ़ा दिए, मतलब यहाँ हम बहुत वेरी फ्यू कैरेक्टर्स ले रहे थे, उनको बोला हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और यहाँ नेचुरल सिस्टम के अंदर हमने कुछ बातें और बढ़ा दी जो पिछली वाली के अंदर कमियां रह गई थी। तो दिस वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, और ये ना अपने टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ था, इतना पॉपुलर था कि आज भी बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, जो क्यू है ना, लंदन बोटेनिकल गार्डन क्यू इन लंदन, वहां भी बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, चलो, अब कुछ कमियां तो इसके अंदर भी रह गई थी। इसके अंदर क्या कमियां रह गई थी? देखो, अब हमें पता है कि कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में एवोल्यूशनरी आपस में रिलेटेड है, तो इसके अंदर क्या हुआ? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वाज नॉट कंसिडर्ड, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप was not considered, ठीक है, चलो। तो अब इसके बाद फिर अब जैसे जैसे कमियां पता लगती जाती हैं, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, एक नया सिस्टम लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया हमारे पास, वो क्या था? सॉरी, नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, वो क्या था? थर्ड हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो वर्ड बेटा फाइलोजेनी को पकड़ो। फाइलोजेनी का मतलब ही आपको पता है, इट इज रिलेटेड टू एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, राइट, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, किसने दिया था ये? हचिंसन, इनके हालांकि नाम नहीं है एनसीईआरटी में, तख्ताजन और एंगलर एंड प्लांटर, ठीक है, इन्होंने दिया बेटा ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। अच्छा, ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें इन्होंने फाइलोजेनी अगर इंक्लूड करना था, अगर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इंक्लूड करना था, तो इसका मतलब इनको क्या चाहिए थे? इनको फॉसिल रिकॉर्ड चाहिए थे। इनको क्या चाहिए थे? फॉसिल रिकॉर्ड।
क्या चाहिए थे इनको? फॉसिल रिकॉर्ड्स चाहिए थे, राइट। अब देखो फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें पता है कि जैसे जैसे हमें फॉसिल्स मिलते हैं उसके बेसिस पे हम ये देखते जाते हैं कि हाँ ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे कैसे एवोल्यूट हुए। जैसे कि आज हमें एक फॉसिल मिला है आर्कियोप्टेरिक्स, है ना। हमें पता है कि आर्कियोप्टेरिक्स दे वर रिजेंबलिंग द कनेक्टिंग लिंक एक तरह से बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में। तो उसके बेसिस पे हम ये बता पा रहे हैं कि जो बर्ड्स है वो जो रेप्टाइल्स है वो बर्ड से ही एवोल्यूट हुए, राइट। क्योंकि हमें क्या मिले हैं, हमें कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले हैं, दैट इज फॉसिल्स। तो फाइलोजेनेटिक, जब प्लांट्स के ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात आई, जब फाइलोजेनेटिक का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने की बात आई, तब फॉसिल रिकॉर्ड्स को भी हमने यूज करना शुरू किया। अच्छा, तख्ता जन को तो ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इतना पसंद आया, उन्होंने ये बोला, उन्होंने तो एक फ्रेज ही दे दिया, टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी। टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी क्या है ये? इट इज लाइक बोन विदाउट फ्लैश, मतलब बोन विदाउट फ्लैश, मांस के बिना, उसके ऊपर मसल्स कुछ उसके बिना, जो बोन का कोई वजूद नहीं है, ठीक है। तो बात भी सही थी भाई, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड करो। आज हम जानते हैं कि कैसे जितने सारे ऑर्गेनिज्म है वो कैसे एवोल्यूट होके आज जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो कैसे डेवलप हुई, ठीक है। तो हमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिल्कुल कबूल नहीं था। क्यों? सॉरी, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों कबूल नहीं था भाई? थोड़े से कैरेक्टर लेके तुम उनको क्लासीफाई कर रहे हो ऑर्गेनिज्म को, कहां से सही है? तो हमने इसको कैंसिल कर दिया बिल्कुल। फिर आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा बेटर था आर्टिफिशियल से, बट उसने भी बेटा फाइलोजेनी को इंक्लूड नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी, पहले तो एक्सेप्टेंस मिला, आज भी मिलता है बट पूरी तरह से नहीं मिलता, तो हम उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। फिर आता है हमारा फाइलोजेनी, दैट इज फाइलोजेनेटिक रिकॉर्ड्स, फॉसिल रिकॉर्ड्स के साथ अब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबको जोड़ दो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी ले लिए हमने, एनाटॉमी को भी कंसिडर किया हमने, जो पूरी फाइलोजेनी है उसको भी लिया, और बाकी जो भी चीजें थी हमने सब बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेके सिस्टम बनाते गए। अब एक प्रॉब्लम यहां भी आ गई, अगर हमें ये ना मिले तो हम क्या करेंगे? अगर फॉसिल रिकॉर्ड मुझे नहीं मिले तो मैं क्या करूं? तो क्या मैं ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो कुछ छोड़ दूं? नहीं, मुझे क्या करना है, डिपेंडेंट नहीं रहना फॉसिल्स के ऊपर। तो वहां हमारे पास टेक्सोनॉमी की कुछ और ब्रांचेस भी आती हैं, टेक्सोनॉमी के कुछ और ब्रांचेस भी आती हैं, जिसमें से एक है आपके सामने न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। और दूसरी है हमारे पास कौन सी, साइटोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी। और थर्ड हमारे पास आती है कीमोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा, साइटोटेक्सोनॉमी क्या होती है, न्यूमेरिकल क्या होती है, कीमो क्या होती है, याद रखोगे भाई। हमारे पास जब फॉसिल्स नहीं है तो हम क्या करें, तो फॉसिल्स नहीं है कोई बात नहीं, और भी रास्ते हैं हमारे पास, राइट। तो वो और रास्ते क्या हैं, देखो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में देखो, नाम से समझो नाम से। न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना फिजिक्स में, क्यों घबरा जाते हो उनको देखकर, न्यूमेरिकल्स को देखकर? क्योंकि वहां पे किसकी बात होती है, नंबर्स की बात होती है, ठीक है। तो नो डाउट यहाँ पे हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, बट समझ जाओ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर किसकी बात होती है, नंबर्स की। किसकी बात होती है, नंबर्स की। यहाँ क्या है, कैरेक्टर्स को कोड्स दिए जाते हैं, कैरेक्टर्स को क्या दिया जाता है, कोड्स। कितने बच्चों को कोडिंग आती है, कितने बच्चों को कोडिंग आती है? थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही होगा कि कंप्यूटर के अंदर हम कोड्स यूज करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, और वो कोड्स क्या होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है, ठीक है। तो इतनी बात तो हमें क्लियर है। इसी तरह से ही यहाँ पे कैरेक्टर्स को कोड दिए जाते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा जब उन कैरेक्टर्स को कोड जो आपस में रिजेंबल करेंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि जो दो स्पीशीज हैं दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल बात करें, मेरे पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं ए एंड बी, इनके बीच में ना बेटा 95% मान लो सिमिलैरिटीज हैं।
इनके बीच में 95% सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, और C एंड D के बीच में है ओनली मान लो 5%। तो मैं क्या बोलूंगी, दैट A एंड B आर क्लोजली रिलेटेड, A एंड B आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, whereas C एंड D आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से भाई नंबर के बेसिस पे हम टैक्सोनॉमी को पढ़ सकते हैं, हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। और फायदे देखो इसके क्या है, आप क्या करोगे, कितने सारे इंडिविजुअल्स को एक साथ पढ़ सकते हो, राइट, कितने सारे। आपने क्या करना है, सिर्फ उनके कैरेक्टर्स को फीड करना है कंप्यूटर के अंदर। हाँ, यहाँ पे एक बात लिखो, यहाँ पे कंप्यूटर का यूज होता है, यहाँ पे कंप्यूटर्स आर यूज्ड, ये सारा जो डाटा है ना कंप्यूटर्स आर यूज्ड। आजकल के टाइम में, इतने टेक्नोलॉजी के टाइम में कोई भी जगह मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम कंप्यूटर्स का यूज़ ना करते हो। तो यहाँ भी हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, कैरेक्टर्स को कोड देते हैं, उनको फीड करते हैं, फिर जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी उतने क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे पता क्या प्रॉब्लम मतलब क्या एडवांटेज है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, इंडिविजुअल्स को आप एक साथ स्टडी करके बता सकते हो कि ये कितने सिमिलर है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, राइट। चलो आगे चलो, दूसरी हमने क्या पढ़ी, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, अब देखो, अब इसके नाम से समझ जाओ, साइटो मैंने क्या होता है, सेल, साइटो मैंने सेल। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हम इसके अंदर एक तरह से इसको कैरियोटैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, कैरियोटैक्सोनॉमी। क्या होगा इसके अंदर, कैरियोटैक्सोनॉमी के अंदर, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम। तो हम क्रोमोसोम के नंबर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की शेप के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बेटर लग रहा है ना ये, कि यहाँ ठीक है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा समझ में आ रहा है ना कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को छोड़ के हम बहुत सारी और चीजें इंक्लूड करते जा रहे हैं। और अब जो है, अब जो हमारे पास बेस है वो एक साइंटिफिक बेस बनता जा रहा है। अच्छा ये बताओ, अब साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर सेल को हम स्टडी कर रहे हैं, न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे हैं, मतलब क्रोमोसोम को स्टडी कर रहे हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है, शेप कैसी है, नंबर कितना है, ओके। तीसरा आ जाओ, हमारे पास क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी। क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। कीमोटैक्सोनॉमी में हमें पता है कि किसको स्टडी किया जाता है, केमिकल्स को, नाम से समझ में आ रहा है। केमिकल्स क्या है, सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स ले लो। अब जब आप उनकी स्टडी करते हो तो उसके अंदर देखो क्या क्या आ जाएगा, बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आरएनए भी आ जाएगा, डीएनए भी आ जाएगा, प्रोटीन्स भी आ जाएंगी, एवरीथिंग। बहुत सारे क्रिस्टलेट्स आ जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरोमेटिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं, स्पेसिफिक एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाएंगे, है ना, जिसकी वजह से प्लांट्स के पास क्या है, कुछ पर्टिकुलर सी फ्रेग्रेंस होगी, कुछ फोल ऑर्डर होगा, कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा भरोसे के लायक है, किस पे हम आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं? क्या हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पे आंखें बंद करके भरोसा कर लेंगे, कंप्यूटर है इसलिए? नहीं, गलती तो कंप्यूटर से भी हो जाएगी। साइटोटैक्सोनॉमी पे कर लें, यहाँ किसकी बात हो रही है, क्रोमोसोम की। यस मैम, हम कर सकते हैं, बट यहाँ एक बात बता दूं मैं आपको, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका क्रोमोसोम नंबर मान लो सेम हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा ऐसा मेथड है जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो, वो है हमारा DNA, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। सारे इंफॉर्मेशन जिसके पास किसकी है, पेरेंट्स की, डिफरेंट स्पीशीज के अंदर एवोल्यूशन होके डिफरेंट जो स्पीशीज बन रही हैं, दैट इज मतलब हम DNA के ऊपर रिलाय कर सकते हैं, आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो इट इज द मोस्ट रिलायबल क्या है, मोस्ट रिलायबल इज व्हाट, दैट इज DNA, ठीक है। तो इस
इस तरह से हमने कहाँ से स्टार्ट किया, वेरी फ्यू कैरेक्टर्स लिए, आर्टिफिशियल सिस्टम, कैरेक्टर्स का हमारा जो दायरा है वो बढ़ा दिया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, बैंथम एंड हुकर में, आज भी चलता है बहुत सारी जगहों पर। फिर हमने क्या किया भाई, एवोल्यूशन में लेकर आओ, तो हम फाइलोजेनेटिक को ले आए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम को ले आए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है तो हम बात किसकी कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनमी, साइटोटेक्सोनमी, कीमोटेक्सोनमी की, ठीक है। तो फाइलोजेनी के अंदर हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे, क्लैडोग्राम बनाएंगे, एवरीथिंग दैट विल बी वी आर स्टडिंग। तो अब एक बार देखते हैं व्हाट एवर एनसीईआरटी इज सेइंग, whatever NCERT is saying about the classification system। देखो सबसे पहली चीज, जब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ था किंगडम प्लांटी के अंदर, मतलब जब हमने कोशिश की थी किंगडम प्लांटी के अंदर जितने भी मतलब ग्रीन या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको रख दिया था, ठीक है। हमने देखो या जिनके पास सेल वॉल थी, हमारा मेन बेसिस था सेल वॉल का, हमने देखो किंगडम मोनीरा के ब्लू ग्रीन एल्गी को भी प्लांट के अंदर रख दिया। हमने प्रोटिस्टा के जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट थे उनको भी कहाँ रख दिया, प्लांटी में रख दिया। हमने जो फंजाई है सेल वॉल के बेसिस पे, किसके पास सेल वॉल है, इसको भी हमने कहाँ रख दिया, प्लांटी के अंदर रख दिया। बट फंजाई आपको पता है हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। और ऐसी ही ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, नो डाउट फोटोसिंथेसिस मतलब दैट इज ऑटोट्रॉफिक, बट ब्लू ग्रीन एल्गी के पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ बैक्टीरिया। तो आप बैक्टीरिया को मतलब प्रोकैरियोट्स को भी एक साथ रख रहे हो, यूकैरियोट्स को भी एक साथ रख रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखो अब एनसीईआरटी यही कहती है फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनीरा एंड प्रोटिस्टा जिनके पास क्या थी, सेल वॉल्स थी। तो जब हमने किंगडम प्लांटी अलग से बनाई तो हमने अब उनको एक्सक्लूड कर दिया, इनको बाहर रख दिया कि तुम अपने एक अलग जगह ले लो, प्लांटी के अंदर मत बैठो, सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पर, ठीक है। Excluded. Plantae, though earlier classification placed them in the same kingdom. So, आज हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया that are also referred to as blue green algae. Algae वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना, एल्गी वर्ड से कंफ्यूज नहीं हो जाना। एल्गी एक कॉमन सा टर्म है जिनके पास क्या होती है, एक तरह से थैलॉइड बॉडी है ना, वो हम प्लांटी के अंदर भी पढ़ते हैं, एल्गी हम इधर भी पढ़ते हैं, हम प्रोटिस्टा के अंदर भी पढ़ते हैं। बट किंगडम प्लांटी के अंदर विच आर नॉट एल्गी नाउ मोर, किंगडम प्लांटी के अंदर अब जो हम इंक्लूड करेंगे अब हम उनको बोलेंगे एल्गी। हमें बात करेंगे अभी कि एल्गी कैसी होती है, ठीक है। तो सबके लिए कॉमन वर्ड यूज किया गया एल्गी, मतलब जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको एल्गी बोल देते हैं, बट ऐसा सही नहीं है। तो हमने अब ब्लू ग्रीन एल्गी को किंगडम प्लांटी से हटा दिया, ठीक है। गोल्डन एल्गी, फायर एल्गी जो भी हमने प्रोटिस्टा के अंदर पढ़े थे हमने उनको भी अब प्लांटी से हटा दिया। तो अब जो हम वर्ड यूज करेंगे प्लांटी के लिए एल्गी का, हम उसका मीनिंग समझेंगे आज। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, इतनी बात है। पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ध्यान से पढ़ना, अभी हम समझ चुके हैं। यूज्ड ओनली ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इसको स्टार करो, एनसीईआरटी लेकर बैठोगे और जो जो बातें मैं मार्क करवा रही हूँ उनका मीनिंग समझते जाना। सिर्फ ऊपर से दिखते हुए सुपरफिशियल, बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, मतलब क्लासिफिकेशन को, सच एज हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, ठीक है। और दे वर बेस्ड मेनली ऑन, किसके ऊपर बेस्ड थे हमने डिस्कस किया, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे। और लीनियस ने कौन सा दिया था, एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर, दैट वाज गिवन बाय लीनियस। ये वाला किसने दिया सारा, एरिस्टोटल ने। ये सब किसने दिया था, एरिस्टोटल ने। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे एरिस्टोटल ने दिया था। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, है ना, क्योंकि थोड़े से कैरेक्टर लेके पढ़ रहे थे तो वो आर्टिफिशियल थे, राइट। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि हमने एग्जांपल किसका पढ़ा, बैट को बर्ड्स के साथ रख दिया, वेल को फिश के साथ रख दिया, ठीक है। चलो, ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर। सबको एक साथ कर दो भाई, वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंजेबल कैरेक्टर्स हैं, उनको चेंज करो ना, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्यों ले आए बीच में, ठीक है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं है, कबूल नहीं है हमें।
Since we know that often the vegetative characters are more easily affected by the environment. एक एक लाइन हम NCERT के समझ रहे हैं, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल डिस्कस किया, कौन सा, टैनिंग हो जाती है ना हमारे स्किन में धूप में खड़े होने की वजह से। तो जब धूप से दूर चले जाएंगे तो टैनिंग भी खत्म हो जाएगी। तो ये जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। एज अगेंस्ट दिस, अब फिर आया इसके अगेंस्ट में कौन सा सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसने क्या किया, नेचुरल अफिनिटीज को बेस बनाया अमंग द ऑर्गेनिज्म, और क्या कंसिडर किया, ओनली एक्सटर्नल फीचर्स, नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर। मॉर्फोलॉजी तो ठीक है रहेगी यार, बेस दिया अगलों ने हमें, ठीक है, बट इसके साथ हम ऐड कर लेंगे इंटरनल फीचर्स, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हम ले लेंगे, हम एनाटॉमी को ले लेंगे, हम एम्ब्रियोलॉजी को ले लेंगे, और हम फाइटोकेमिस्ट्री को ले लेंगे, ठीक है। सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। तो क्या क्या लेने हैं आपको आर्टिफिशियल सिस्टम में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट लिखो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, दूसरा एनाटॉमी, तीसरा एम्ब्रियोलॉजी एंड चौथा फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। चलो ये बात हमने की, हम एक बार अपनी इसके अंदर भी लिख लेते हैं कि हमने कौन कौन से कैरेक्टर्स लेने हैं। फाइटोकेमिस्ट्री, यहाँ हम एम्ब्रियोलॉजी भी लिखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी, और साथ ही साथ हमने किसको लिया है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट किसके हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है। चलो अगली स्लाइड पे आओ। ओके, इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद चलो, हाँ अब हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, एक सेकेंड। अब अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम के बाद आज हमारे पास है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस है बेटा, वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि फाइलोजेनिक के अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ऐड हो गई। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा have a common ancestor। सही भी है बात, हम सब कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर से जुड़े हुए हैं, तो फाइलोजेनिक की अपनी इंपॉर्टेंस है। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। मतलब वही, अगर हमें फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिले तो हम क्या करें, राइट। तो दीज बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। अगर फाइलोजेनिक बढ़िया है, ठीक है, बट अगर हमें ये नहीं मिल रही, फॉसिल एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या करें, तब हमारे पास सॉल्यूशन है किसका, टेक्सोनॉमी की और ब्रांचेस का, दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, विच इज इजिली कैरिड आउट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम किसको यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं, राइट। आप भी ऐसे ऐसे पॉइंट लिखते जाइए जैसे जैसे मैंने लिखे। दिस बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक को फीड करते हैं। नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड, ठीक है, टू ऑल द कैरेक्टर्स, और जो डाटा है तब उसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। इन दिस वे हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है, और सेम टाइम पर क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर, ये देखो, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी इंक्लूडेड। नंबर 2, इक्वल इंपॉर्टेंस मिल गई। नंबर 3 क्या हो गया, इनको यूज करना ज्यादा इजी है, ठीक है। ये हुई न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। आगे आ जाओ, साइटोटेक्सोनॉमी के अंदर हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब सेल की इंफॉर्मेशन, मतलब न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और उनका बिहेवियर। और कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या यूज करेंगे, द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन, इज ऑल्सो यूज्ड बाय टेक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। मतलब डीएनए तो झूठ नहीं बोलेगा भाई, ठीक है, तुमने न्यूमेरिकल देखा, तुमने साइटो देखा, तो बट तुम डीएनए को भी अपनी स्टडी का पार्ट बना लो, सो दैट हमारी ये जो सिस्टम है बहुत ही रिलायबल सिस्टम बन जाए, राइट। तो इसके साथ ही हमने क्या किया, क्लासीफाई कर लिया, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। यहाँ तो कोई भी डाउट है, आई होप यहाँ तक हमें कोई भी डाउट नहीं होगा, तो जल्दी से एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे।
हाँ जी, आइडेंटिफाई अ नॉन एल्गल ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया एल्गी जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे पहले उन सबको एक साथ रख दिया गया था, बट अब अगर हम RH विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो एल्गी वर्ड जो पहले ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ भी लगता था, दैट इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ प्रोटिस्ट हैं, बट हमें यहाँ पे चूज करना है नॉन एल्गल। तो देखो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ये तो ठीक है, सारी एल्गी का पार्ट बनेंगी। तो इसका मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया था, इसका नाम अब क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ये क्या है बेटा, साइनोबैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरिया है। इसको कंफ्यूज नहीं करना एल्गी वर्ड से। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे दो। जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसने यूज्ड ओनली अर्लीस्ट सिस्टम, मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम की बात हो रही है। क्या उसने फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को पढ़ा? नहीं पढ़ा था। क्या ग्रॉस एनाटॉमी ली थी? नहीं ली थी। इसने सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को पढ़ा था, लिया था, मतलब कंसिडर किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। आगे आ जाओ, अब देखो आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, कीमोटेक्सोनॉमी पे आ जाओ। कीमोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ, कीमो की बात हो रही है बेटा, केमिकल्स। तो क्या इसमें क्रोमोसोम नंबर की स्ट्रक्चर बिहेवियर की बात हुई थी? नहीं। क्या इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट की बात हुई थी? यस, हुई थी। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर कोई बात नहीं थी, सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं थे, तो आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं एल्गी को। बट एल्गी स्टार्ट करने से पहले देखो, गैमेटोफाइट के बारे में हम समझ चुके हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर में, हमने स्पोरोफाइट के बारे में समझा। ठीक है, तो अगर हम प्लांट्स को डिवाइड करने की कोशिश करें, चलो एक कोशिश करते हैं। किंगडम प्लांटी को हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, हम डिवाइड करते हैं क्रिप्टोगेमस, ठीक है, और इधर डिवाइड करते हैं हम फेनिरोगेमस। ठीक है, क्रिप्टो का मतलब होता है बेटा हिडन, क्रिप्टो का मतलब है हिडन, क्रिप्टो मतलब हिडन, और गेमस का मतलब एक तरह से ले लो आप, गैमीट्स का फ्यूजन, मतलब एक तरह से मैरिज से ले लो, मैरिज। ठीक है, फेनिरो का मतलब होता है एक्सपोज्ड, फेनिरो का मतलब होता है एक्सपोज्ड मैरिज। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होता है बेटा सीड्स। इसका रिजल्ट क्या है? सीड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? सीड्स बनते हैं। ठीक है, तो सीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइट्स। ठीक है, और ये कैसे होंगे? हिडन मैरिज है, मतलब क्रिप्टो करेंसी का नाम हम सुनते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी दिखाई नहीं देती है, इट इज हिडन करेंसी। तो वैसे ही ये क्रिप्टो गैमस है, राइट, हिडन मैरिज है, तो इनके अंदर सीड्स नहीं बनते हैं, नो सीड्स। तो इनके लिए हम एक वर्ड भी यूज करते हैं, दैट इज थैलोफाइटा, थैलोफाइट्स। तो थैलोफाइट्स का मतलब ये होगा कि इनकी जो बॉडी है ना, दैट इज थैलस लाइक, सिर्फ डोर्सल और वेंट्रल सरफेस, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ठीक है, तो दैट इज थैलोफाइट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रिप्टोगेमस के अंदर एल्गी को ले लेंगे। ठीक है, हम ब्रायोफाइट्स को ले लेंगे, और हम टेरिडोफाइट्स को भी ले सकते हैं, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, यहाँ हम किसको लेंगे? यहाँ हम लेंगे जिम्नोस्पर्म्स। किसको लेंगे? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। हम किसको लेंगे? जिम्नोस्पर्म्स को और एंजियोस्पर्म्स को। ठीक है, 1 मिनट पानी पीने दो मुझे। ठीक है, ओके। अच्छा, सॉरी, थैलोफाइट वर्ड सिर्फ एल्गी के लिए यूज करो बेटा।
बट ये तीनों क्रिप्टोगेमस होते हैं, ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। एल्गी के लिए हम वर्ड यूज करेंगे थैलस, थैलस लाइक वर्ड, थैलोफाइट्स, ठीक है। ब्रायो के अंदर उसके अंदर हम यूज नहीं करें। फंजाई के लिए हम यूज कर सकते हैं, बट क्रिप्टोगेमी के अंदर क्रिप्टोगेमस कौन से होंगे? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, और इधर होंगे जिम्नो एंड एंजियो, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहली कैटेगरी हमारी कौन से स्टार्ट कर रहे हैं? एल्गी से। तो देखो एल्गी, एल्गी के बारे में देखो, सबसे पहली चीज क्लोरोफिल बेरिंग। प्लांट के अंदर जितने भी हम लेंगे सबके पास क्या होगी? क्लोरोफिल होगी, ठीक है। तो दैट इज क्लोरोफिल बेरिंग, chlorophyll bearing. This green color is representing our chlorophyll. सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल। थैलॉइड, थैलॉइड का मीनिंग आपको बताया मैंने, डोर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक है, अपना फूड खुद बनाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट विच इज क्लोरोफिल। और लार्जली एक्वेटिक, मेनली आपको ये एक्वेटिक ही मिलेंगे, बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर में, ठीक है। बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर वो वाले ऑर्गेनिज्म है। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, जैसे कि मॉइस्चर होना चाहिए, बस लैंड पे भी अगर मिलते हैं तो मॉइस्चर होना चाहिए, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स हो गए, सॉइल्स हो गई, वुड हो गया, है ना। और इवन हमने पढ़ा था लाइकन्स के बारे में, दैट इज फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ, फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन मतलब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, और इवन ये कुछ एनिमल्स के ऊपर भी रहती हैं, ठीक है, दैट इज एपिफिटिक, दैट इज ऑन स्लोथ बियर। स्लोथ बियर एक ऐसा लेजी वाला बियर है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा इंडिविजुअल है जो बर्फीले एरिया में रहते हैं, इसको मतलब बहुत ही लेजी है, और इसके बॉडी के ऊपर काई जम जाती है। काई मतलब एल्गी का मतलब वही है काई, जो ग्रीन ग्रीन सी काई आप देखते हो ना पोंड्स के अंदर। अगर नहीं कभी देखी तो गूगल पे जैसे ही आप पिक्चर डालोगे एल्गी आपके सामने आ जाएगी। एल्गी मतलब जो भी ग्रीन ग्रीन से आपके पानी के ऊपर काई दिखती है, या पोंड के अंदर कई बार आपका पैर भी स्लिप कर जाता है, तो वो ग्रीन ग्रीन सी स्ट्रक्चर क्या है? एल्गी है। उसके ऊपर कोई रूट, स्टेम, लीव जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखती है, सिंपल कैसी दिखती है? बस एक लेयर सी जमी हुई दिखती है, राइट। तो ऐसी लेयर आप सॉइल के ऊपर भी देखते हो, तो वो ब्रायोफाइट्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल एल्गी कैसी है? दैट इज ग्रीन से कलर की, जो काई लग जाती है। एक आम भाषा में हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं काई लग जाना। तो स्लोथ बियर के ऊपर भी काई लग जाती है। फायदा क्या है भाई? इट इज अ सो लेजी कि अगर इसको कोई भी एनिमल अटैक करने के लिए आ जाए तो ये उठेगा नहीं, उठना नहीं चाहता है। तो ये अपने आप को, अगर इसकी बॉडी पे एल्गी आ गई तो एक तरह से ये अपने आप को बचा लेता है, ताकि ये एक तरह से कैमोफ्लेज कर ले, अपने आप को प्रिडेशन से बचा ले, ठीक है। तो स्लोथ बियर के ऊपर भी इवन काई लग सकती है। द फॉर्म और साइज ऑफ एल्गी जो है दैट इज हाईली वेरिएबल। कुछ एल्गी हम पढ़ेंगे आपको ग्रुप्स के अंदर दिखेंगे, जैसे कि उसको हम बोलेंगे कॉलोनियल एल्गा, दैट इज वॉलवॉक्स। कॉलोनियल एल्गा दैट इज वॉलवॉक्स, ठीक है। देखें एक बार कॉलोनियल एल्गा का स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको। यस, ये क्या है बेटा? ये वॉलवॉक्स की कॉलोनियल एल्गा है। इसके अंदर ये तो है पेरेंट कॉलोनी, ये डॉटर कॉलोनी, ऐसे छोटे छोटे और कॉलोनीज बन जाती है। मतलब ये सारे ग्रीन से दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे एल्गी हैं, बट इन्होंने अपने आप को इकट्ठा करके कॉलोनी बना ली, ग्रुप बना लिया, ठीक है। दैट इज कॉलोनियल एल्गा। आगे आओ, ठीक है। और फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा को तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं, छोटी सी क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है? स्पायरोगायरा है। ये क्या है? स्पायरोगायरा। देखो इस तरह से फिलामेंटस, इनके पास क्या होते हैं? स्पाइरल सा क्लोरोप्लास्ट होगा, स्पाइरल सा क्लोरोप्लास्ट होगा। तो दिस इज अ फिलामेंटस एल्गा। ऐसे आपको पहचानने के लिए दे दी जाए तो आपको ये पिक्चर्स अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की पिक्चर्स हैं ये। तो दिस इज स्पायरोगायरा, ठीक है। आगे आओ। ओके, अ फ्यू ऑफ मेरीन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स। कुछ हम मेरीन एल्गी की बात करेंगे, जो मतलब मासिव प्लांट बॉडीज और एल्गी क्या प्रोड्यूस करती है? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। कैल्प्स इवन आप देखोगे बहुत सारी हाइट्स पे भी रीच कर जाते हैं, अभी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। तो रिप्रोडक्शन मोड कैसा हुआ? वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है, राइट। चलो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोगायरा के अंदर हमने देखा कि जैसे ही एल्गी थोड़ा सा एक्चुअली कहते हैं वेरी डेलिकेट, तो थोड़ा सा भी स्ट्रेच करते हैं इसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, और उन फ्रेगमेंट से फिर नया एल्गा बन जाता है। दैट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हर फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। थैलस वही एल्गी की बॉडी को बोल रहे हैं।
Asexual reproduction is by the production of different types of spores. Spores बनेंगे कौन सी रिप्रोडक्शन में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जिसमें कि आपने पढ़ा हुआ है मोटाइल स्पोर्स कौन से होते हैं? जू स्पोर्स। मोटाइल होते हैं तो इनके पास क्या होगा बेटा? फ्लैजिलेटेड, फ्लैजेला होगा इनके पास, ठीक है, ओके। और जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। जू स्पोर से क्या बनेंगे? नए प्लांट्स बनेंगे, जैसे कि हमने यूनिसेलुलर एल्गा क्लेमाइडोमोनास में पढ़ा था, ठीक है। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। अब ये गैमीट्स फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, सेम साइज के भी हो सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं। ऐसे गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोगैमीट्स। और ऐसी फ्यूजन को क्या बोलेंगे? देखो, कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स के अंदर साइज भी सिमिलर है और कैसे है? फ्लैजिलेटेड। याद रखोगे बेटा इस चीज को। और नॉन फ्लैजिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे आपके सामने इसी पोर्शन में से। नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं बट सिमिलर इन साइज, जैसे कि स्पायरोगायरा में। तो यूलोथ्रिक्स के अंदर आइसोगैमीट्स है, आइसोगेमस है, बट जो गैमीट्स है वो फ्लैजिलेटेड है। स्पायरोगायरा के अंदर है तो आइसोगेमस बट दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड। इन बातों को याद रखोगे। Such reproduction is called isogamous, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स जो डिसिमिलर है साइज में, जैसे कि स्पीशीज ऑफ यूडोर्निया जो डिसिमिलर है, साइज डिसिमिलर है। जो फीमेल गैमेट दैट इज लार्जर, मेल गैमेट इज स्मॉलर। तो अगर साइज डिफरेंट है गैमेट्स का तो उसको हमने समझा हुआ है, क्या बोलेंगे? एनाइसोगेमी, एनाइसोगेमस, ठीक है। तो एज इन द स्पीशीज ऑफ यूडोर्निया इज टर्म्ड एनाइसोगेमस। अच्छा, फ्यूजन हो जाए बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक, एक जगह पे फिक्स हो जाओ, फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट, उसको क्या बोलते हैं? ओगेमस। तो ओगेमी आपको किसमें दिखेगी? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। यूडोर्निया के अंदर क्या दिखेगी आपको? एनाइसोगेमी। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा के अंदर क्या मिलेगी आपको? आइसोगेमी, ठीक है। अब इन बातों को लिख लो, इन बातों को लिख लो। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। आइसोगेमस कंडीशन किसके अंदर देखी हमने? स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। इसके अंदर गैमीट्स कैसे होंगे? नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, राइट, ओके। और दूसरी हमने किसमें देखी? यूलोथ्रिक्स। दोनों क्या है? फिलामेंटस एल्गा है। यूलोथ्रिक्स के अंदर, इसके अंदर कैसे होंगे? मोटाइल होंगे। कैसे होंगे? मोटाइल, ठीक है। बोथ आर फिलामेंटस एल्गा। देन है एन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस। एन आइसोगेमस के लिए हमने किसका एग्जाम्पल देखा? यूडोर्निया। दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो एग्जाम्पल्स हम करते हैं, ठीक है। देन हमने देखा ओगेमस। ओगेमस के अंदर मेल गैमीट छोटा होगा, फीमेल गैमीट लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, स्टैटिक होगा, और मेल गैमीट मोटाइल होगा और स्मॉलर इन साइज। इसके अंदर हमने पढ़ा वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ठीक है। दीज एग्जाम्पल्स यू हैव टू रिमेंबर। चलो, तो आगे आओ। ये है आपके सामने कुछ डायग्राम, ये सारे ग्रीन आपकी एल्गी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लैमिनेरिया ये सारी हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। फ्यूकस, डिक्टोटा, राइट, देन पोरफायरा, देन पोलीसाइफोनिया। क्योंकि ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, एज सच आपको डायग्राम दे दिए जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। इन सब को हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम एल्गी की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। बट जस्ट एक बार आपको आइडिया हो जाना चाहिए इतनी तरह की जो वेरिएबल फॉर्म्स है एल्गी की मिल सकती हैं, राइट। चलो, अब देखो, अब बात करते हैं हम एल्गी को हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्या ये हमारे लिए यूजफुल है या हार्मफुल है? बहुत यूजफुल है, ठीक है। सोच के देखो, पूरी अर्थ पे जो 50% फोटोसिंथेसिस है, जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है, ऑक्सीजन जो आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एल्गी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस किंगडम प्लांटी की वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ देखो, एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। एट लीस्ट हाफ, कम से कम हाफ, 50% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू
फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी हम रिलीज कर रहे हैं उसको पूरा फिक्स करना, फिक्सेशन करके ऑक्सीजन रिलीज करना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस किंगडम प्लांटी, और एटलीस्ट 50% किसकी वजह से है? एल्गी की वजह से। बीइंग फोटोसिंथेटिक, ये क्या करते हैं? लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उनके इमीडिएट एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, ये हम समझ रहे हैं। पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज क्या है? दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स। बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का फूड साइकिल भी कंप्लीट होता है इनकी वजह से। बहुत सारी स्पीशीज किसकी? पोरफायरा की। बेटा जहां भी नाम आ जाए ना, एग्जाम्पल्स आ जाए, उनको मार्क कर लिया करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सार्गैसम, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गैसम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मैरीन एल्गी जिनको एज अ फूड यूज किया जाता है। मैरीन एल्गी, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गैसम, दे आर यूज्ड एज फूड, ठीक है। सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि एल्जिन। जैसे कि एल्जिन कहाँ से मिलता है? ब्राउन एल्गी से। एल्जिन कहाँ से मिल रहा है आपको? ब्राउन एल्गी से। और कैराजिन मिलता है आपको रेड एल्गी से। कैराजिन कहाँ से मिलेगा? रेड एल्गी, विच इज यूज्ड कमर्शियली। अगार अगार आपने अपनी बायो की लैब्स में भी देखा होगा, वो जेल, जो जेल से बनाते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी काम आता है। आगे पढ़ेंगे हम कैसे डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करते हैं हायर क्लासेस में, ठीक है। जेलिडियम से, ग्रेसिलेरिया से इसको यूज करते हैं टू ग्रो माइक्रोब्स इन प्रेपरेशन, ठीक है। और आइसक्रीम जेलीज को स्मूथ टेक्सचर देने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। ऐसी क्लोरेला है, एक यूनिसेलुलर एल्गा है दैट इज रिच इन प्रोटीन, यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फूड सप्लीमेंट्स इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। एल्गी को डिवाइड करते हैं 3 मेन क्लासेस में, डिपेंड अपॉन कौन से पिगमेंट्स का कंसंट्रेशन इनके अंदर ज्यादा है, दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन करने के लिए, चलो जल्दी से आ जाओ। फिलामेंटस फॉर्म बता दो बेटा जल्दी से एल्गी की। फिलामेंटस फॉर्म्स ऑफ एल्गी कौन कौन सी है? यूलोथ्रिक्स था, यस था। स्पायरो था, बिल्कुल था। तो ए एंड बी दोनों को हमने क्या ले लिया? डी। दोनों कौन से एल्गा थे ये? फिलामेंटस। दिस बोथ आर फिलामेंटस एल्गी, राइट। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आओ। वॉल्वॉक्स कैसा है? वॉल्वॉक्स अभी दिखाई थी मैंने आपको कॉलोनी, तो इट इज अ कॉलोनियल एल्गा। वॉल्वॉक्स इज अ कॉलोनियल एल्गा, बहुत सारी कॉलोनीज इकट्ठी होकर रहती हैं। अच्छा, आइसोगेमी अभी भी हमने पढ़ा था। आइसोगेमी, आइसोगेमी का मतलब सिमिलर इन साइज के जब गैमीट्स फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास में भी होती है आइसोगेमी, यस। इट्स अ यूनिसेलुलर एल्गा, है ना। हालांकि हम इसको अब किंगडम प्लांटी के अंदर नहीं देखते। स्पायरोगायरा भी होता है, यस, दैट इज ऑल्सो आइसोगेमी। तो आंसर हो गया आपका बोथ ए एंड बी, दैट इज सी, ठीक है। आगे आ जाओ। मैरीन एल्गी यूज्ड एज, अभी भी हमने पढ़ा था, मैरीन एल्गी, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गैसम, दीज आर द मैरीन एल्गी, ठीक है। तो यस, ऑल ऑफ दीज हो गई। एक सेकंड देखो, लेट मी शो यू। हाँ देखो, पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गैसम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मैरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलो, कैराजिन इज सिक्रीटेड बाय ओनली रेड एल्गी। कैराजिन इज सिक्रीटेड बाय ओनली रेड एल्गी, ठीक है। एक मिनट देख लो यहाँ से फिर से, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको अपने पास नोट करके रखना है। वेयर इज कैराजिन वी हैव स्टडीड हियर? यस, दैट इज रेड एल्गी। कैराजिन इज ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम रेड एल्गी, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीट तो क्या, वी हैव स्टार्टेड विद आवर चैप्टर किंगडम प्लांटी। आज हमने क्या किया? आज हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझा एल्गी के बारे में, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम एल्गी की पूरी क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।
और इसके साथ ही हमने आज क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी समझा। नेचुरल सिस्टम नहीं, सॉरी, पहले वेरी फ्यू कैरेक्टर्स पे जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था दैट वाज आर्टिफिशियल। फिर कुछ और कैरेक्टर ऐड किए जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी, जैसे कि फाइटोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, और तब कौन सा सिस्टम आया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया था वो, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बैंथम एंड हुकर ने। थर्ड हमारे पास फिर फाइलोजेनी की कमी थी कि हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड नहीं किया था, तो तब हमने क्या किया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझा। दैट वाज गिवन बाय एंगलर एंड प्लांटर, तख्ताजन एंड हचिंसन। उसके बाद हमारे पास अगर फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की हेल्प ले सकते हैं, जहां हम कंप्यूटर की हेल्प से जो कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे उनको मैच करने की कोशिश करेंगे। देन हम साइटोटेक्सोनॉमी, सेल के स्ट्रक्चर के, क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्टडी करेंगे। अगर वो भी उसके साथ हम एक चीज और ऐड कर दे दैट इज कीमोटेक्सोनॉमी, तो दैट विल बी एडेड एडवांटेज, क्योंकि मोस्ट रिलायबल सिस्टम जो है दैट इज बेस्ड ऑन डीएनए, आरएनए जैसे केमिकल्स के ऊपर, दैट इज कीमोटेक्सोनॉमी, राइट। तो इसी के साथ ही हमने एल्गी को स्टार्ट कर दिया, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो विद दिस इट्स द टाइम टू से थैंक यू एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।